जो अपने को यहाँ पर पढ़ना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसियस लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। जब ये चारों लॉज हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद अपने को पढ़ना होगा आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन। तो यहां पर सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, नंबर 1 में नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसी भी गैस में इन 4 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर कांस्टेंट होंगे और बाकी जो 2 पैरामीटर्स होंगे उसके बीच में एक रिलेशन मिलता है। या तो वह रिलेशन डायरेक्टली होता है या तो इनवर्सली होता है। केवल बॉयल्स के केस में इनवर्सली रिलेशन मिलता है, बाकी हर जगह डायरेक्टली रिलेशन मिलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यदि आपने एक डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लिया तो इसके सभी डेफिनेशन याद हो जाएंगे। तो मैं यहां पर बॉयल्स के बारे में लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ given mass of gas, given mass of gas is directly proportional, inversely, दोबारा समझ लीजिए। at constant temperature the volume of given mass of gas is inversely proportional. Inversely proportional to the pressure, to the pressure is known as Boyle's law. दोबारा एक बार फिर से, at constant temperature the volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure. अब यहां पर देखते हैं M, P, T और V, ये 4 पैरामीटर्स हैं। जब यह बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट हो गया। फिर यहां पर कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, यदि गिवन मास बोल रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, तो मोल कांस्टेंट हो गया। यहां पर 2 चीज कांस्टेंट हो गए, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप यहां पर लिखते हैं कि V वैरीज एज 1/P, यानी कि यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा और यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यदि इसे हम ग्राफ के रूप में देखें तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मानते कि यहां पर आपने P ले लिया और यहां पर आपने V ले लिया, क्योंकि रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आने हैं। यह ग्राफ आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, यहां पर आपने V ले लिया और यहां पर P ले लिया। ठीक है, रिलेशन हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में लाना है। तो एक्चुअली यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि यहां पर इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम हमारा इतना है। अब यहां पर की बात करें तो प्रेशर यहां पर देखिए क्या है, कम हो गया क्या, लेकिन वॉल्यूम यहां पर बढ़ चुका है। इसको इस तरीके से ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, यहां पर 20 ले लेते हैं,
यहां पर आपने 30 ले लिया, यहां पर आप 40 ले लिए। प्रेशर का जो यूनिट है एटीएम ले लो। यहां पर लीटर या मिलीलीटर ले लीजिए, यहां पर आपने 10 लिया, यहां पर 20, यहां पर 30, यहां पर 40। तो जब यहां पर आपका प्रेशर 40 एटीएम था तो वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर या 10 मिलीलीटर, आपने जो भी लिया होगा। अब यहां पर प्रेशर हमने कितना कर दिया? 10 एटीएम कर दिया क्या? तो 40 से घट करके 10 हो गया। तो वॉल्यूम देखिए 10 से बढ़कर कितना हो गया? 40 हो गया। तो इससे प्रूफ होता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि यहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि इसमें ग्राफ बनेगा तो यहां भी कुछ इस तरीके का ही बनेगा। यहां तक कोई डाउट? अब इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि कंपटीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। क्या घुमा देगा? यहां पर इस तरीके से 2-3 ग्राफ दे देंगे। यहां पर T1 दे दिया, यहां पर T2 दे दिया, यहां पर T3 दे दिया। यह हो सकता है यहां भी इस तरीके से घुमा दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ कि इस 3 टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि वॉल्यूम के नजदीक जो भी टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर यहां पर लो होगा। वॉल्यूम के नजदीक जो भी टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो यहां पर देखते हैं कि वॉल्यूम के नजदीक कौन सा है? T1 है क्या? तो यहां पर T1 सबसे कम होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? T2 होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? T3 होगा। कहने का मतलब कि मैं T1 को यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं, T2 को मैं यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं और इसको मैंने यहां पर 45 डिग्री सेल्सियस लिया। तो यदि टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज होता है तो ये ग्राफ इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी एक ही टेम्परेचर पर आपको डिस्कस करना है। यदि 25 लिए हैं तो यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर हर जगह 25 पर इस तरीके से चेंज होगा। यदि आपने 35 लिया है तो 35 पर प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से चेंज होगा। 45 लिए हैं तो 45 डिग्री पर प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से चेंज होगा। तो यहां पर जो मैंने लिखा है कि ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहां तक समझ में आया क्या? अब यदि आप इस निशान को हटाते हैं तो इस निशान को हटाने का मतलब है कि आपको ये कांस्टेंट नंबर मिलता है। तो आप यहां पर लिखते हैं V इक्वल टू K अपॉन P। यदि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा PV इक्वल टू K, यानी कि यह P और ये V आपस में मल्टीप्लाई हुआ और आपको मिला PV इक्वल टू K। यहां तक किसी को कोई डाउट? यदि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो इस ग्राफ की ओर दोबारा हम लोग चलते हैं। इस ग्राफ को मैं साफ साफ यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा खुला सा मैं बनाऊंगा, यहां पर अच्छे तरीके से समझें। यहां पर 10, 20, 30 और 40, मान लीजिए कि मैंने ये लीटर में लिया है, वॉल्यूम है। यहां पर मैंने प्रेशर 10, 20, 30 और 40
ये मैंने एटीएम में लिया है और ये है प्रेशर। आपको यहां पर ये ग्राफ मिलता है। अब यहां पर और यहां पर देख लो भाई, यदि हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर P1 कितना है, 40 एटीएम है, और V1 यहां पर क्या है, 10 एटीएम है। यहां तक समझ में आ गया क्या? यदि हम लोग इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर, तो यहां पर जो प्रेशर होगा इसको आप क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। P2 कितना है, 10 एटीएम है, और यहां पर जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का नाम हमने दे दिया V2। ये कितना हो गया, 40 एटीएम हुआ क्या? ठीक है। अभी हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला क्या पाया था, P इंटू V इक्वल टू K, P इंटू V इक्वल टू K, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहां पर पॉइंट हो, ये यहां पर हो, ये यहां पर हो, ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पर यदि प्रेशर और वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हर जगह सेम आएंगे। अब देखो 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 400 एटीएम लीटर आएगा क्या? यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आपको क्या मिलेगा, 400 एटीएम लीटर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर P1 V1 इक्वल टू K है, और यहां पर P2 V2 भी क्या है, K है क्या? यदि यहां पर इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मिलेगा क्या? प्रूफ हो गया? किन्हीं को कोई डाउट ही आता? तो किन्हीं को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, फोटो खींचना फोटो खींच सकते हैं। आपको मेन फॉर्मूला यहां पर ये याद रखना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, और इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब लिखने का तरीका पहले की तरह, यहां पर लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, तो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ की तरह याद रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस इज, अब यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, इज डायरेक्टली proportional to the temperature। अब इस चीज को यदि यहां पर देखा जाए तो आपका प्रेशर यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यदि गिवन मास है तो इसका मतलब मोल भी कांस्टेंट हो गया। तो अब आपके पास जो रिलेशन बचा हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच बचा हुआ है, और यह कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि V वेरीज एज T, V वेरीज एज T।
तो यहां पर हो जाता है V इक्वल टू KT होगा क्या, यानी कि इस निशान को आपने यहां से हटाया और कांस्टेंट यहां पर T मिला। तो अब यहां पर इस T को उठा करके इधर ले आए तो V अपॉन T इक्वल टू क्या मिलता है, ये मिलता है। और यदि पहले की तरह हम इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। कोई डाउट? अब आपके बुक में या आप और भी कहीं पर स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे तो किस तरीके से बताया गया होगा। इसका एक और भी डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन होता है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है, यदि प्रेशर कांस्टेंट है और इसके टेम्परेचर में आप 1 डिग्री चाहे इंक्रीज कर दो या तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज कर दो, तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/273 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने पर डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को हम लोग पेपर में किस तरीके से लिखेंगे तो वो देखिए। ये देखिए, या तो ऊपर वाले डेफिनेशन को लिखें जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको 2 वीडियो भेजूंगा, दोनों वीडियो देखिए। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग समझ ले भाई। हेलो, क्लिक समझ लीजिए। चाहे बॉयल्स लॉ तक समझ में आ गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के लिए मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे, 2 डेफिनेशन लिखे हैं। या तो आप दोनों डेफिनेशन याद रखें या तो कोई एक डेफिनेशन याद रखें, ठीक है। समझना दोनों को जरूरी है। पहले डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि पहले वाले केस में कि यदि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा। ये पॉइंट समझ में आया? दूसरे डेफिनेशन में भी यही बात बोल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर by 1/273 times, by 1/273 times of its original volume at 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब, बात को समझें, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस है, अभी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी तो होगा। इतने टेम्परेचर पर इस गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। अब आपको क्या करना है कि जितना यहां पर प्रेशर अभी है, इतने ही प्रेशर पर यदि आप टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर चेंज नहीं होने चाहिए। इतने ही प्रेशर पर या तो टेम्परेचर आप कर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या तो टेम्परेचर कर देते हैं -1 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ में आ गया क्या? यदि आपने यदि आपने यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया है? 1 डिग्री।
तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना और इंक्रीमेंट होगा, वह हो जाएगा 1/273 V0, कि भाई जितना इसका वॉल्यूम था उतना तो रहेगा ही, और इसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ गया। यदि आपने यहां पर टेम्परेचर कम कर दिया, क्योंकि देखिए मैंने यहां पर लिखा है फॉल, यदि आपने टेम्परेचर गिरा दिया, कम कर दिया, तो यहां पर अब इसका जो भी वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम कम हो जाएंगे। कितना वॉल्यूम कम होंगे? 1/273 V0। V0 हमने लिया है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस समय जो वॉल्यूम था, V0 का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो वॉल्यूम था उसको हमने मान लिया V0। तो ये इतना बढ़ गया है और ये इतना क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहां पर देखा जाए कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले का बचा हुआ V0, अब जो बढ़ गया यहां पर 1/273 V0, और यदि यह घटा तो यहां पर हो जाएगा V0 और माइनस 1/273 V0 हो जाएगा क्या। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यदि आपने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ा करके आपने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अब T डिग्री कहेंगे कि क्या होता है, T डिग्री का मतलब 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 1000 डिग्री, कुछ भी बढ़ा दीजिए। T हमने यहां पर वेरिएबल ले लिया, तो अब यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, अब जो यहां पर वॉल्यूम होगा V0 प्लस, जहां पर चूंकि ये 1 था तो आपने 1/273 लिखा था, और यदि यहां पर T डिग्री बढ़ाया तो आप लिखेंगे T/273 V0। अब समझ में आया क्या? अब आप लोग समझदार हैं, क्या समझदार है, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां से मैं कैलकुलेशन करना शुरू करता हूं। ताकि अपने पास जगह काफी हो गया ना। अब देखो यहां पर V0 कॉमन ले सकते हैं क्या, यदि आपने यहां पर V0 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 प्लस T/273, ठीक है। चलो इस Vt को मैंने यहां पर लिखा, इस Vt को मैंने यहां पर लिखा है, और ये जो V0 है, जरा दिमाग लगाओ, यदि इस V0 को उठा करके आप इधर लाते हैं, यदि इसको उठा, चलो अभी ऐसे करने उठाने का लफड़ा ही छोड़ो, आपने यहां पर लिखा V0, इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे क्या, 1 का और 273 का एलसीएम क्या होगा, 273 होगा। आपने यहां पर लिखा 273, तो बताओ यहां पर अब क्या करना चाहिए, इस 273 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 273 प्लस इंटू टी। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा ये जो टी मैंने लिखा है ये डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा, यदि मैंने यहां पर स्मॉल लेटर में टी लिखा है तो यह किस में है, डिग्री सेल्सियस में। और कल जिन्होंने क्लास अटेंड किया होगा
जरा मुझे एक चीज बताना, यदि T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं, यह कौन सा टेम्परेचर बन जाता है? केल्विन वाला बनता है क्या? और यदि टेम्परेचर केल्विन में हो तो उसे कैपिटल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपने T लिख दिया, तो इसका मतलब कि जहां पर 273 प्लस स्मॉल लेटर में T है, यहां पर आप V0 इंटू T लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और यदि यह 273 है, यदि यह 273 है, इसको यदि हम केल्विन में मान लें तो वह 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? 273। याद रखिएगा, यदि कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया हो और इसे कहा जाए कि केल्विन में चेंज करो, तो क्या करते हैं? 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन होता है क्या? तो यह जो 273 है, यह 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यानी कि यह भी केल्विन में हमने लिखा कि यहाँ पर इसका नाम T0 रख सकते हैं क्या? जो 273 है इसको लिखेंगे T0। जब 273 में आपने T जोड़ दिया, यह सिर्फ बन गया T। यह किसके बराबर आया? BT के बराबर आया क्या? जरा एक चीज देखो, नॉट के नीचे नॉट वाले टेम्परेचर को रहने दो और T के नीचे T वाले टेम्परेचर को ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? VT by T इक्वल टू V0 by T0 होगा क्या? देखो, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर दोनों अलग अलग है। हम लोग इसको इस तरीके से तो कर सकते हैं कि भाई ये V1 है तो ये T1 होगा, यदि ये V2 है तो ये T2 होगा। तो देयरफॉर फाइनली मैं सीधा करके लिख देता हूं V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, कोई डाउट नहीं। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेशियो वही होगा जो इसका रेशियो है। इसका मतलब कुछ कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि K के बराबर होगा क्या? यस सर। K के बराबर होगा। और यदि यह K के बराबर हो गया तो मैं जरा सा ये जगह खाली करके फिर मैं वो समझा रहा हूं। ओके। मैं इस फिगर को उठा करके यहां पर ला रहा हूं। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू K। तो देयरफॉर V अपॉन T इक्वल टू K होगा क्या? अच्छा, यदि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो V इक्वल टू KT बनेगा क्या? यस सर। और यदि यहां से हम K को हटा दें, ये बना क्या? यस सर। प्रूफ हो गया। यस। अब इसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। जो ये y एक्सिस देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिया है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, और यह जो आप x एक्सिस देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिया है टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर मैंने किस में लिया है? तो डिग्री सेल्सियस में। यहां पर टेम्परेचर हमने लिया है डिग्री सेल्सियस में, और ऊपर में हमने वॉल्यूम लिया है लीटर में। ये याद रखना। अब आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी ऐसा गैस, दुनिया का कोई भी गैस यदि 1 मोल हो तो STP पर उसका वॉल्यूम कितना होता है?
22.4 लीटर होता है। यस सर। अच्छा, एसटीपी का मतलब क्या होता है? देखो उतना मैं होशियार नहीं हूं, मुझे यूं बताओ कि टेम्परेचर कितना होगा और प्रेशर कितना एटीएम होगा। 1 ATM। यदि 1 एटीएम प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर है, 1 मोल गैस है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही पढ़े थे ना। एसटीपी का मतलब होता है कि टेम्परेचर या तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ हो या तो 273 केल्विन लिखा हुआ हो। प्रेशर कितना होने चाहिए? 1 एटीएम होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा है? ये प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, हमने 1 एटीएम प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब यदि यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोल भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? यहां से लेकर के यहां तक 22.4 लीटर होगा क्या? यस सर। यदि हमारे पास कोई 1 मोल गैस है, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यस सर। यदि टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऐसा ही कुछ पढ़े थे क्या? चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, ठीक है। चलो हमने टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। अब यहां पर आकर के क्या हो जाएगा? 0 वॉल्यूम हो जाएगा क्या? क्योंकि वॉल्यूम तो धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे किसी भी सबस्टेंस का वॉल्यूम 0 नहीं होता है। किसी भी सबस्टेंस का यदि कोई भी चीज है, जब है तो 0 होगा ही नहीं। लेकिन हमने मान लिया कि टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम घट के 0 हो गया। आपने कहा कि अब तो मैं और टेम्परेचर कम करूंगा। तो यदि आप और टेम्परेचर कम करते हैं तो उस हिसाब से तो वॉल्यूम माइनस में जाना चाहिए। यस सर। जो कि अब तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए कहा है इससे नीचे तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस टेम्परेचर को कहा गया कि यहां पर जो टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखना भाई, आपने क्या लिया? डिग्री सेल्सियस में लिया है ना। तो यदि इधर आएगा तो वो भी तो डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपका जवाब होगा दोज टेम्परेचर एट विच एनी गैस बिकम्स the volume of any gas becomes 0 लीटर। यानी कि जब किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, 0 हो जाए, जितने टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और वह कौन सा टेम्परेचर है? -273 डिग्री सेल्सियस। हालांकि प्रैक्टिकली ये होता है नहीं है। प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 होगा ही नहीं, यदि गैस है तो, ठीक है, या कोई भी चीज होगा 0 नहीं हो सकता है। लेकिन हमने यहां पर मान लिया कि चलो 0 हो गया, तो कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए। तब यहां पर हम लोग ये ग्राफ और प्लॉट करेंगे।
यहां पर D और यहां पर T। आप जनरली बुक में देखेंगे कि वो यहां से उठा रखा है। आप किसी बुक में ग्राफ देखेंगे तो उसने यहां से उठा रखा है। और यदि कोई अच्छे राइटर की बुक हो, किसी अच्छे पब्लिशर की बुक हो, तो उन्होंने कैसे दिखाया होगा, पहले तो यहां तक डॉट में लाया होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ग्राफ लिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चीज है कि देखो, इसके इधर मैंने सॉलिड लाइन में लिया है क्या? यस सर। और इसके इधर हमने डॉट लाइन में लिया है। यस सर। इसका मतलब कि यह जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, -273 केल्विन है। ये -273 डिग्री सेल्सियस है, न कि यह 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि कहते हैं देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ग्राफ यहां से शुरू हुआ। नहीं, यह पॉइंट आपका या तो 0 केल्विन कर सकते हैं, या तो फिर यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। इस पॉइंट में यह पॉइंट क्या है? या तो 0 केल्विन है, या तो -273 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल फिगर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हकीकत में ये जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये पॉइंट का चक्कर खत्म कर दिया गया, लेकिन यदि एक्यूरेसी की बात आ जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। मुझे लगता है कि शायद अब समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक चार्ल्स लॉ वाला और एक बॉयल्स लॉ वाला। तो जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसको मैं साइड में लिखते जा रहा हूं। अब थर्ड लॉ, तीसरे लॉ का नाम है गैल-लुसेक्स लॉ। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ समझ में आ गया था? यस सर। जिस तरीके से आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, लगभग उसी तरीके से गैल-लुसेक्स लॉ का भी डेफिनेशन बनता है। अब यहां पर जरा देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। द प्रेशर ऑफ एनी गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि किसी भी गैस का जो दिए गए मास का जो गैस का जो प्रेशर है, वह प्रेशर या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का, जितना भी आपको गैस दिया गया है, उसका प्रेशर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा या कैसे डिक्रीज होगा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा 1/273 P0। यदि यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा 2/273 P0। यदि यहां पर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा T/273 P0। समझ में आया क्या? और यदि ये घट गया तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। यदि यहां पर बढ़ गया तो यहां भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ की तरह है। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? PT इक्वल टू T0 प्लस T/273
और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नॉट होगा क्या? यस सर। पहले की तरह पी नॉट आपने कॉमन लिया 1 प्लस टी बाय 273। अब यहाँ पर पी नॉट एलसीएम आपका 273 और यहाँ पर 273 प्लस टी, यहाँ पर पी नॉट और इनटू में कैपिटल लेटर में टी लिखेंगे क्या? ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। और 273 को क्या लिखेंगे? टी नॉट। और यहाँ पर क्या है? पीटी है। अब इस पीटी के नीचे इस टी को लेकर के आएंगे। यस सर। आपको मिलता है पीटी बाय टी और यहाँ पर होगा पी नॉट बाय टी नॉट। इसका मतलब कि यह कांस्टेंट हो गया, तो देयरफॉर P1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T2 अपॉन T2। एक नया फॉर्मूला ये मिला क्या? यस सर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं। यस सर। या फिर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे P इक्वल टू के टी मिलेगा क्या? तो यहाँ पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T हो गया। फिर इस डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। द प्रेशर ऑफ given mass of gas is directly proportional to the temperature। तो आपको मैंने यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से बता दिया डेफिनेशन। अब लास्ट रह गया यहाँ पर एवोगाड्रोज लॉ। बस एवोगाड्रोज लॉ पढ़ा करके आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब इसका एक ग्राफ तो बना ही है, सबका ग्राफ बनना है, इसका अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। एवोगाड्रो लॉ में क्या लिखना है आपको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर यस सर। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? V वेरी दैट n लिखेंगे क्या? यस सर। यानी कि यहाँ पर आपको मिलता है V इक्वल टू के टी। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट। अब यहाँ पर सॉरी के एन आएगा, V अपॉन n इक्वल टू के। ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा से देखिए, आप इसको V1 अपॉन n1 इक्वल टू V2 अपॉन n2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ये था आपका बॉयल्स लॉ, ये था आपका एवोगाड्रो लॉ। तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है नंबर 1 में P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नंबर 2 में आपने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2। ठीक है।
और तीसरा आपने यहां पर पढ़ा भाई, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। और फोर्थ नंबर में आपने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, V1 upon N1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। N2। आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू सर। 2 लेक्चर इसमें और लगेंगे ये चैप्टर अच्छे तरीके से, एक मंडे को लगाऊंगा, एक ट्यूसडे को। इतने दिनों में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उस चीज को तैयार करना है।